नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार गौरव और हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को पढ़ने जा रहे हैं। बेटा, ये टॉपिक आपके पीसीएस के लिए, आईएएस के लिए और अन्य एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे प्रीलिम्स में और मेंस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गांधी जी के द्वारा भारत में किए जाने वाले यदि बड़े आंदोलन को देखा जाए तो गांधी जी के द्वारा भारत में 3 बड़े आंदोलन चलाए गए थे जो कि देशव्यापी थे, जो कि राष्ट्रव्यापी थे। पहला आंदोलन आप सब लोग जानते हैं असहयोग आंदोलन था। दूसरा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो था, और तीसरा था भारत छोड़ो आंदोलन। तो आज हम लोग अपना दूसरा और महत्वपूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको यहाँ इसके बारे में बेसिक 2-3 बातें बताना चाहूँगा। पहली चीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल, सविनय अवज्ञा आंदोलन था क्या? आप इतना समझिएगा कि गांधी जी ने स्वशासन प्राप्त करने के लिए, आज़ादी प्राप्त करने के लिए या अंग्रेज़ों के खिलाफ किसी भी कानून का विरोध करने के लिए जो तरीके अपनाए, जो गांधी जी ने प्रयोग किए, उनमें से एक तरीका सविनय अवज्ञा का भी था। जैसे गांधी जी ने अपनी मांगों के लिए अंग्रेज सरकार से समय समय पर विभिन्न तरीकों से बात की, जिनमें गांधी जी ने अहिंसा को अपनाया, जिनमें गांधी जी ने असहयोग को अपनाया, जिनमें गांधी जी ने सत्याग्रह को अपनाया। उसी में एक तरीका था सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा, ये सविनय अवज्ञा जो है ये भी एक तरीका था। बेटा, सविनय अवज्ञा आंदोलन में हम सबसे पहले ये पढ़ने जा रहे हैं कि सविनय अवज्ञा है क्या। तो सविनय का मतलब होता है विनय के साथ। विनय के साथ मतलब विनम्रता पूर्वक। सविनय का मतलब होता है विनय के साथ या विनम्रता पूर्वक। देखिए, किसी भी काम को करने के 2 तरीके हैं। एक तो मुझे आपसे कहना है कि प्लीज़ ये मार्कर उधर रख दीजिए, तो विनय के साथ प्लीज़ ये मार्कर उधर रख दीजिए। दूसरा, ये मार्कर उठाओ उधर रखो। दूसरा ये है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि विनय के साथ, और अवज्ञा का मतलब होता है उपेक्षा करना, या और अच्छा वर्ड लेते अवहेलना करना। अवहेलना करना। तो दोबारा से सुनिएगा, सविनय अवज्ञा के अंतर्गत ये था कि हम विनय के साथ किसी भी चीज़ की अवहेलना करेंगे। और किस चीज़ की अवहेलना करेंगे? हम उन सभी कानूनों की अवहेलना करेंगे। हम उन सभी कानूनों की अवहेलना करेंगे जो कानून नैतिक नहीं हैं। नैतिक नहीं है मतलब अंग्रेजों ने हमारे देश में बहुत सारे ऐसे कानून बनाए थे जो वास्तव में नैतिक नहीं थे, जो वास्तव में नहीं होने चाहिए। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे कानून थे जो नैतिक नहीं थे, लेकिन जो हम पढ़ चुके हैं जरा उनमें देखें तो आप सबको याद होगा कि अंग्रेज सरकार ने, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे, दक्षिण अफ्रीका में थे, तब अंग्रेज सरकार ने क्या कानून लेके आई थी? अंग्रेज सरकार कि भारत के लोग मतदान में भाग नहीं ले पाएंगे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ जो पहला आंदोलन किया था वो इसी कानून के खिलाफ था। बताइए, ये नैतिक कानून है। हम आपको टैक्स भी दे रहे हैं, हम आपकी सेवा भी कर रहे हैं, हम आपके यहाँ कार्य भी कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, और हम मतदान नहीं दे सकते, हम अपना शासक नहीं चुन सकते। ये नैतिक नहीं है। अंग्रेजों ने क्या नियम बनाया था कि
भारत के लोगों को अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। यानी एक कार्ड होता था, आइडेंटिटी कार्ड होता था, हर भारतीय को अपने साथ एक आइडेंटिटी कार्ड लेके चलना होता था और उसमें 10 के 10 अंगूठे के निशान लगे होते थे। ये नैतिक कानून है, आप बताइए। इसके अलावा अंग्रेज सरकार ने क्या किया था, साउथ अफ्रीका में ऐसी सभी शादियां कैंसिल कर दी थी जो ईसाई पद्धति से न हुई हों। आप बताइए, हमारे हिंदू दर्शन में शादी कैसे होती है? मस्त बारात आती है, 2 घंटे नागिन डांस होता है, बढ़िया खाना होता है, उसके बाद शादी होती है। हमारे मुस्लिम धर्म में ऐसे बोला जाता है, कबूल है कबूल है कबूल है, उसके बाद शादी होती है। लेकिन अंग्रेज़ों ने कितना अनैतिक कानून बनाया कि जो शादियाँ ईसाई पद्धति के आधार पर नहीं होंगी उन्हें कैंसिल किया जाता है। तो मैं बस यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत यह है कि हम विनय के साथ अवहेलना करेंगे किसकी? ऐसे कानूनों की जो नैतिक नहीं है, जो अनैतिक कानून है, जो नहीं होने चाहिए, उनकी हम अवहेलना करेंगे। एक चीज, अब सविनय अवज्ञा की जो थ्योरी है, सविनय अवज्ञा का जो सिद्धांत है, वो गांधी जी ने कहाँ से लिया था? तो बेटा यहाँ एक अमेरिकी व्यक्ति आते हैं जिनका नाम था हेनरी डेविड thoreau। हेनरी डेविड थोरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा का सिद्धांत, गांधी जी का सविनय अवज्ञा का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है या गांधी जी ने किसको देखते हुए इसे फॉलो किया है? तो वो हैं अमेरिकी दार्शनिक या अमेरिकी क्रांतिकारी कह सकते हैं या अमेरिकी फिलोसफर कह सकते हैं। वो थे आपके हेनरी डेविड थोरो। ये नाम आपको याद होना चाहिए, कल मैं सबसे पहले आपसे यही पूछूंगा। हेनरी डेविड थोरो पहले व्यक्ति थे या हेनरी डेविड थोरो ने अमेरिका में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था और उन्हीं को देखते हुए गांधी जी भारत में सविनय अवज्ञा लेकर के आए थे। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, सबसे पहले आपसे कोई पूछे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन था क्या? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत यह था कि हम ऐसे सभी नियम कायदे कानूनों की विनय के साथ अवहेलना करेंगे जो कि नैतिक नहीं है। और ये गांधी जी ने अमेरिकी व्यक्ति या अमेरिकी फिलोसफर हेनरी डेविड थोरो से जो है ग्रहण किए थे। चलिए अब सविनय अवज्ञा में आगे हम इसके कारण पर डिस्कशन करते हैं। देखो बेटा, सविनय अवज्ञा आंदोलन में मैं कारण पर इसलिए और डिस्कस कर रहा हूं कि यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स लगा हुआ है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भी भरा है और बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम भी देंगे। तो मैं ऐसे कवर करके चल रहा हूं कि अगर बाय द वे आप मेंस देते हैं यदि आप, तो भगवान के आशीर्वाद से मेंस में आप क्वेश्चन लिख पाएँ। मैं ऐसा सोच के और विचार के काम कर रहा हूं। चलिए तो हम लोग इसके कारण पर चर्चा करते हैं। इसका कारण क्या था, एक एक कारण देखेंगे। और सबसे पहला कारण था, अंग्रेज कुछ भी हमारी सुन नहीं रहे थे। हमारे देश में हमारे ऊपर, हम पर अंग्रेज शासन कर रहे थे। हम टैक्स दे रहे थे, हम व्यवस्थाएं दे रहे थे, लगान दे रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज हमारी सुन नहीं रहे थे। और याद होगा आपको क्या आई थी? नेहरू रिपोर्ट। और बेटा नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस ने पास की, पारित की। आप सबको पता, अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। लेकिन अंग्रेजों ने, वाइसराय ने नेहरू रिपोर्ट पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसको लगा कुछ हुआ ही नहीं देश के अंदर, नेहरू रिपोर्ट की अवहेलना की गई। अच्छा कोई बात नहीं। दूसरा बड़ा काम क्या हुआ था? साइमन कमीशन का भारत आना। आप सब बालक जानते हैं साइमन कमीशन का भारत आना। साइमन कमीशन का भारत आना मतलब ये है कि साइमन कमीशन आप सब बालक जानते इसलिए आया था कि भारत के लोगों को प्रशासन में कितने अधिकार दिए जाएं। अरे देश हमारा है, व्यवस्थाएं हमारी हैं, तो हम तय करेंगे ना कि शासन में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हमारी होनी चाहिए। अंग्रेज थोड़े डिसाइड करेंगे। गांधी जी
जी का ये महान स्टेटमेंट है कि कुछ अंग्रेज आकर तय करेंगे कि भारत के लोग प्रशासन में कितनी हिस्सेदारी लें। उसके बाद तीसरा कारण देखिए, और तीसरा कारण बेटा, अंग्रेजों ने इतना परेशान किया था, नैतिक नहीं है वो काम किया अंग्रेजों ने। क्या लगा दिया? नमक कर लगा दिया। बताइए आप, नमक बेटा इकोनॉमिक्स में आप पढ़ेंगे, नमक नेसेसरी गुड्स है। नेसेसरी गुड मतलब अत्यंत आवश्यक वस्तु। अत्यंत आवश्यक वस्तु मतलब इस बात का ये है कि बेटा जैसे हम लोग हवा और पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते, वैसे ही ऐसा मानना है कि नमक भी एक इंसान के लिए अत्यंत आवश्यक है। अंग्रेजों ने नमक कर लगा दिया, अंग्रेजों ने वन कर लगा दिया, अंग्रेजों ने चौकीदारी कर लगा दिया। बताइए ये सब क्या नैतिक चीज़ें हैं? इन्हीं के विरोध में था सविनय अवज्ञा आंदोलन। बेटा इसके अलावा आप सब जानते हैं, क्या जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, और ये आंदोलन कायदे से जो शुरू हुआ था वो 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था। और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को जो फांसी हुई है, आप सब बालक जानते हैं 23 मार्च 1931 को उनको फांसी हुई है। यानी इस समय, जिस समय की हम बात कर रहे हैं, इस समय हमारे देश में क्रांतिकारी आंदोलन भी अपने चरम पर था। क्रांतिकारी आंदोलन भी बहुत तेज चल रहा था, और क्रांतिकारी आंदोलन तेज चलने से भारत में राष्ट्रवाद की भावना, भारत की जनता में राष्ट्रवाद की भावना, अपने देश से प्रेम भारत की जनता का बढ़ रहा था। और एक सबसे मेन काम, मास्टर काम क्या? अंग्रेजों ने नेहरू रिपोर्ट सुनी नहीं। उसके बाद क्या होता है बेटा? उसके बाद आप सब बालक जानते हैं 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, और इस लाहौर अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को कैंसिल कर दिया गया और पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। अंग्रेजों ने इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया है। पूर्ण स्वराज्य की मांग पर भी अंग्रेजों ने कोई ध्यान नहीं दिया। बस इसी बात पर गांधी का मूड खराब हुआ और गांधी जी ने इतना बड़ा आंदोलन लॉन्च कर दिया। कैसे लॉन्च होता है अब इस पे देखते हैं। ये हमने अभी तक इसके कारण पढ़े, अब हम आगे इसके जो है होता क्या उसको देखते हैं। तो सुनिए प्लीज़, हम इसके कार्यक्रम को देखते हैं, हम इसके समय को देखते हैं कैसे होता है। सुनिए, आप सब बालक इतना तो जानते ही हैं 1929 में, यहाँ मैं एक बात आपको बहुत अच्छे से बता दूं, आप लोग आशाएं बहुत रखते हैं, अपेक्षाएं बहुत रखते हैं कि हमारा पीसीएस में हो जाए, आईएएस में हो जाए, एनडीए में हो जाए, सीडीएस में हो जाए, असिस्टेंट कमांडेंट में हो जाए, सब इंस्पेक्टर में हो जाए, लेकिन कंटेंट आपका मैं फिर कहूँगा बहुत लो रहता है, आप पढ़ना नहीं चाहते। मैं साफ आपसे इतना कहना चाहता हूँ, आप प्लीज़ इस पर नोट्स बनाइए, इसे देखिए, बार बार इस पर नोट्स बनाइए और उसे मेरे पास भेजिए। ऐसा सुनिए, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, और इस अधिवेशन में जो है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, और इस अधिवेशन में आप सब बालक जानते हैं पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई, और उसके बाद जो है 31 दिसंबर 1929 को घोषणा की गई कि हम अपने आप को आज से आज़ाद समझते हैं, और 26 जनवरी 1930 को हमारे देश का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कितना इजी है। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। 31 दिसंबर 1929 को घोषणा की गई कि हम आज़ादी मना रहे हैं, हम अपने आप को आज़ाद घोषित कर रहे हैं, और 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। उसके बाद बेटा अगली डेट हम देखते हैं, और अगली डेट क्या है? 31 जनवरी 1930।
31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में एक लेख लिखा और इस लेख में, इस आर्टिकल में गांधी जी ने अंग्रेज सरकार से कुल 11 मांगें की। क्या मांगें की? सबसे पहले लगान को 50% किया जाए, जो लगान चल रहा है भारत में वो 50% कम किया जाए। अच्छा, सेना पर और प्रशासन पे जो खर्च है, किसका खर्च है? सेना का, उसे भी 50% कम किया जाए। सेना पे क्यों फालतू खर्चा कर रहे हो? अरे उसको पब्लिक पे खर्चा कीजिए। अच्छा, तीसरा, शराब की दुकान बंद की जाए। अच्छा, और क्या किया जाए साहब? जो है आयात, उसको कम किया जाए। अच्छा, और क्या किया जाए साहब? जो है, जो ऐसे फालतू के टैक्स हैं, नमक कर है, इसके साथ साथ ये आपका बन कर है, इन टैक्सेस को समाप्त किया जाए। अच्छा, और रुपए की विनिमय दर, एक्सचेंज रेट जो उसकी है, रुपए की विनिमय दर, एक्सचेंज रेट जो है, उसको कंट्रोल किया जाए। ये सारी बातें इन्होंने जो है 11 मांगे की 31 जनवरी 1930 को यंग इंडिया के आर्टिकल में गांधी जी ने 11 मांगे की। मांग हो गई साहब। अब अंग्रेज सरकार ने क्या किया? इन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। इन मांगों पर अंग्रेज सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, और जब कोई ध्यान नहीं दिया तो गांधी का बड़ा मूड खराब हुआ। गांधी के यार हमने 11 मांगे किए तब भी कुछ नहीं हो रहा है, तो गांधी ने फिर से एक बार प्रयास किया। क्या प्रयास किया? देखो, जो अच्छे लोग होते हैं, मैं आपको बताऊं, जो मेरे जैसे लोग होते हैं वो हमेशा प्रयास में रहते हैं, शायद चीज़ें प्यार से सही हो जाए। और जो रोहित सर जैसे लोग होते हैं वो तुरंत जो है एक बार शायद प्रयास करते हैं कि चीज़ें सही हो जाए, वरना आप जानते दूसरा तरीका भी है, भगत सिंह वाला। तो मैं प्रयास कर रहा था, गांधी जी ने कहा कि भैया ऐसा है, एक बार और प्रयास करते हैं। और तारीख थी 2 मार्च 1930, और व्यक्ति थे गांधी जी के अंग्रेज दोस्त, जिनका नाम था रेजिनाल्ड रेनाल्ड की सहायता से वाइसराय इरविन से मिलने का प्रयास किया, वाइसराय इरविन से बात करने की प्रयास किया। दोबारा सुनिएगा, 31 जनवरी 1930 को यंग इंडिया में गांधी जी ने 11 मांगे की। अंग्रेज सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। गांधी ने फिर सोचा कि चलो लाओ एक बार और बात करने की कोशिश करते, और बात कब की? 2 मार्च 1930। उनका अंग्रेज मित्र था रेजिनाल्ड रेनाल्ड, उसकी सहायता से गांधी ने एक बार फिर से प्रयास किया, लेकिन वाइसराय ने कोई बात नहीं की। तो इस पर गांधी ने एक महान स्टेटमेंट दिया। और क्या स्टेटमेंट दिया? कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी, परंतु मुझे हर बार पत्थर मिला। ये स्टेटमेंट। कभी कभी क्या होता है, अक्सर ऐसा होता है कि एग्जाम में सिर्फ इतना लिख देते हैं कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी परंतु मुझे हर बार पत्थर मिला। ये स्टेटमेंट गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो आप सब लोग ध्यान रखिएगा, 2 मार्च 1930 को गांधी जी ने रेजिनाल्ड रेनाल्ड की सहायता से और मिलने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी कुछ हुआ नहीं। एक बार हम लोग फिर से समझते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कैसे होता है। हमने सबसे पहले ये समझा था कि सविनय अवज्ञा है क्या, फिर हमने सविनय अवज्ञा के कारणों को पढ़ा, और फिर हमने जो है सविनय अवज्ञा के कारणों के बाद प्रारंभ कैसे हुआ इसको देखा। प्रारंभ कैसे होता है? तो 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई, और 31 दिसंबर 1929 को घोषणा की गई कि हम आज से आज़ाद हैं, और 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में एक आर्टिकल लिखा और इसमें 11 मांगें की, लेकिन अंग्रेज सरकार ने इन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो गांधी जी ने फिर से एक बार प्रयास किया
और 2 मार्च 1930 को अपने मित्र रेजिनाल्ड रेनाल्ड की सहायता से वायसराय से संपर्क करने का प्रयास किया और एक स्टेटमेंट दिया कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी परंतु मुझे हर बार पत्थर मिला। और अब दांडी यात्रा प्रारंभ होती है। दांडी यात्रा प्रारंभ होती है, इस टॉपिक को हम जरा देखते हैं। दांडी यात्रा के साथ ही ये देखिए 2 मार्च तक हम लोग पहुंच गए और 12 मार्च को दांडी यात्रा प्रारंभ हुई थी, 12 मार्च 1930 को, यानी अभी 10 दिन हैं। और 10 दिन की बात अगर हम लोग करें तो ज़रा देख लेते हैं एक बार क्या होता है, कैसे होता है, 10 दिन का क्या मैटर है। सुनिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा क्या बढ़ते आगे। 1882 में 1882 में अंग्रेज सरकार ने नमक कर कानून पास किया। 1882 में अंग्रेज सरकार ने नमक कर कानून पास किया, जिसके अंतर्गत यह व्यवस्था थी कि नमक के उत्पादन पर 65 से 70% तक कर लगाया जाएगा। यानी जो भी नमक का प्रोडक्शन होगा उस पर 65 से 70% तक नमक जो है वो लगाया जाएगा, नमक कर लगाया जाएगा। इतना कर मतलब यदि कोई व्यक्ति 100 रुपये का नमक प्रोड्यूस कर रहा है, 100 रुपये का नमक उत्पादन कर रहा है, तो उस पर 65 रुपये और लगा दिए जाएंगे, यानी बाजार में अब नमक 165 रुपये का मिलेगा। कभी कभी मेरे मन में ऐसा विचार आता है, मैं आपके साथ ये डिस्कस करूं कि गांधी ने नमक ही क्यों लिया, सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए नमक क्यों लिया? क्योंकि बेटा नमक एक ऐसी चीज़ है जिससे गरीब भी जुड़ा है, अमीर भी जुड़ा है। हमारे देश में उस समय विभिन्न वर्ग थे, मुस्लिम लीग अलग थी, कांग्रेस अलग थी, इंडिपेंडेंस पार्टी भीमराव अंबेडकर साहब अलग चला रहे थे। कोई भी पार्टी हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, हर मजहब में, हर धर्म में नमक एक अत्यंत आवश्यक वस्तु है। इसके साथ साथ गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्गीय हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति को नमक की आवश्यकता होती है। इसलिए गांधी जी ने नमक को चुना ताकि पूरे देश की जनता, उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, पूर्वी भारत हो, पश्चिमी भारत हो, पूरा देश नमक के नाम पर खड़ा हो जाएगा। तो अंग्रेज सरकार ने जो है नमक के उत्पादन पर 65 से 70% कर लगाया। और ये अंग्रेज सरकार जो भारत से कमाती थी उसका कुल आय का 15% हिस्सा जो है वो क्या था, नमक कर था। नमक कर से अंग्रेज सरकार को 15% हिस्सा प्राप्त होता था। इतना बड़ा आय थी नमक। बस गांधी जी ने नमक को टारगेट किया और गांधी जी ने क्या किया, घोषणा की कि भैया ऐसा है, मैं जो है वो 12 मार्च 1930 को, दिन था बेटा कौन सा, 12 मार्च 1930 को, कौन से दिन, बुधवार के दिन, अपने 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने जो है दांडी की यात्रा प्रारंभ की। कहाँ से, साबरमती आश्रम से। और जो है दांडी और साबरमती के बीच की दूरी जो थी वो थी 388 किलोमीटर या 241 मील। ये मील में है और ये जो है किलोमीटर में है। इस तरह तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे, ज़रा देखिएगा। इसके विरोध में इतना नमक पर नमक कर लगाया जा रहा था, इसके विरोध में गांधी ने ये कहा था कि मैं नमक बनाऊंगा, नमक कानून तोड़ूंगा और उसके बाद मैं देखूंगा मुझे कौन रोकता है। तो इसी उद्देश्य से, नमक बनाने के उद्देश्य से गांधी जी ने जो है वो 12 मार्च 1930 को बुधवार के दिन अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी की यात्रा प्रारंभ की।
और दांडी से साबरमती से गांधी जी जो है वो दांडी यात्रा पर निकले अपने 78 अनुयायियों के साथ। दांडी जो है साबरमती से 241 मील या 388 किलोमीटर थी और इस घटना के साथ जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है। यहाँ एक नोट करने वाली बात ये भी है कि जब गांधी जी साबरमती आश्रम से निकल रहे थे तब उन्होंने कसम खाई थी कि वो साबरमती अब तभी लौटेंगे जब देश आज़ाद हो जाएगा। हालांकि उसके बाद गांधी कभी साबरमती नहीं लौटे, देश आज़ाद हो गया और दिल्ली में उनकी फिर हत्या कर दी गई। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ आपने अभी देखा कि जो है दांडी यात्रा प्रारंभ हो गई है। अब दांडी यात्रा प्रारंभ हुई, उसके बाद क्या होता है साहब? तो उसके बाद ये होता है बेटा, सुनिए जरा, 12 मार्च 1930 को और 241 मील या 388 किलोमीटर की ये दूरी 24 दिन में 24 डेज में गांधी जी ने पूरी की। और उसके बाद गांधी जी 5 अप्रैल 1930 को कहाँ पहुँचे? दांडी पहुँचे और यहाँ पहुँचकर गांधी जी ने जो है दांडी पहुँचे। 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुँचे। यहाँ हमें 1, 2, 3 स्टेटमेंट और याद रखने होंगे बेटा। 24 दिन के बाद 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुँचे। यहाँ में 3 स्टेटमेंट याद रखने होंगे। कौन सा? पहले तो जवाहरलाल नेहरू का, दूसरा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, तीसरा पट्टाभी सीतारमैया का। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था मैं लिख दे रहा हूँ और आप लोग भी प्लीज़ इस पर नोट्स बनाएं। जवाहरलाल नेहरू ने क्या लिखा, क्या कहा कि यह तीर्थयात्री अपनी दीर्घ यात्रा पर निकल चुका है। पहला स्टेटमेंट ये दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। दूसरा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टेटमेंट सुनिए, कितना शानदार स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है कि ये जो यात्रा है ना दांडी मार्च, ये नेपोलियन की उस यात्रा के समान है, उस यात्रा के समान है जो उसने एल्वा से प्रारंभ की थी, एल्वा से पेरिस तक की थी। ये पढ़ेंगे हम लोग, कभी मौका लगेगा तो वर्ल्ड हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि ये नेपोलियन की एल्वा से पेरिस तक की यात्रा है क्या। तो ये इस यात्रा से थी। और पट्टाभी सीतारमैया ने तो दांडी यात्रा की तुलना भगवान श्री राम और पांडवों की जो वन यात्रा थी। भगवान श्री राम 14 साल के लिए वन गए थे और पांडव 12 साल के लिए पांडवों को वनवास हुआ था और 1 साल के लिए अज्ञातवास हुआ था। तो पांडवों की, भगवान श्री राम और पांडवों की वनवास यात्रा से तुलना की है। किसने तुलना की है? पट्टाभी तुलना की है। तो किसने तुलना की है? पट्टाभी सीतारमैया ने। बस इतना हम लोग देखते हैं। अभी सुनिए दोबारा से। 24 दिन बाद 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी साबरमती पहुँचे, दांडी पहुँचे। इस पर जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि यह तीर्थयात्री अपनी दीर्घ यात्रा पर निकल चुका है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन की उस यात्रा के समान है या उससे की है जो उसने एल्वा से पेरिस तक की थी। और पट्टाभी सीतारमैया ने दांडी यात्रा की तुलना जो है भगवान श्री राम और पांडवों की वनवास यात्रा से की है। चलिए अब उसके बाद गांधी जी 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच गए। दांडी पहुंचे, उसके बाद 6 अप्रैल 1930 को, यानी जिस दिन पहुंचे उसी दिन नहीं, उससे अगले दिन कब? 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल, एक डेट याद रखें। मुझे समझ नहीं आता आप लोगों को, आप ना, बहुत सारे बच्चों की शिकायत होती है सर इतिहास में डेट याद नहीं रहती है। इसलिए याद नहीं रहती है क्योंकि आप क्रम से नहीं पढ़ते।
आप क्रम से पढ़िएगा, एक एक चीज़ को आप भूल नहीं सकते। तो सुनिएगा, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने सुबह प्रार्थना के बाद, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, सुबह की प्रार्थना के बाद, सुबह की प्रार्थना के बाद क्या किया? एक मुट्ठी नमक बनाया, एक मुट्ठी नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। छह अप्रैल 1930 को सुबह की प्रार्थना के बाद गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। 6 अप्रैल का दिन ही क्यों लिया गांधी ने? क्योंकि बेटा 6 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के विरोध में, रोलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल हुई थी। पूरे देश में हड़ताल हुई थी। इस हड़ताल की याद में क्या हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। और इसके साथ ही सरोजनी नायडू का वो स्टेटमेंट हमें याद रहना चाहिए, जब सरोजनी नायडू ने ये कहा था कि हे नमक कानून भंजक, भंजक मतलब तोड़ने वाला, नमक कानून भंजक, तुझे मेरा सलाम। ऐसा ये यहाँ नमक कानून जो है, गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। और जो है सरोजिनी नायडू ने ये कहा, हे नमक कानून के भंजक, तुझे मेरा सलाम। इस तरह से ये दांडी यात्रा संपन्न होती है, दांडी मार्च संपन्न होता है और हमारे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ कैसे था, हम उसको अभी पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम गांधी जी वाला सीन क्लियर कर लेते हैं कि गांधी जी को कब अरेस्ट किया गया, कब छोड़ा गया। यहाँ दांडी के बाद गांधी ने क्या किया, आप बहुत सारी पुस्तकों में, बहुत सारे वीडियोस में, बहुत सारी क्लासेस में देखेंगे कि उसके बाद दक्षिण भारत आ जाता है, उसके बाद कुछ आ जाता है। पहले गांधी को समझते हैं हम, गांधी जी क्या होता है। तो नमक कानून तुझे मेरा सलाम, ऐसा इन्होंने कहा। अब उसके बाद गांधी जी ने ये तय किया कि अब ना वो यहाँ नहीं रुकेंगे, फिर कहाँ जाएंगे भैया, अब इसको और आगे बढ़ाया जाए। दांडी तक तो पहुँच गए, दांडी से आगे लगभग 200 किलोमीटर के मान सकते हैं, जो है 200 किलोमीटर आगे धरसना, ये गुजरात का एक स्थान है, धरासना या धरसना, बात एक ही है। यहाँ जो है अंग्रेज सरकार का एक नमक बनाने का नमक कारखाना था। गांधी जी ने ये कहा कि भैया ऐसा है, इस नमक कारखाने पर हम लोग धावा बोलेंगे चल के, ठीक। सब लोग चलना शुरू कर देते। लेकिन इसे जब ये गांधी धरसना पहुँचते, उससे पहले ही गांधी को क्या कर लिया गया बेटा, अरेस्ट कर लिया गया। 5 मई 1930 को, 5 मई 1930 को गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद इस आंदोलन का नेतृत्व जो किया, गांधी जी धरसना जा रहे थे दांडी से, तब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। और इसके बाद इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया, वो किया अब्बास तैयब जी ने। अब्बास तैयब जी ने जो है इस आंदोलन का नेतृत्व किया। आंदोलनकारी गांधी तो 5 मई 1930 को गिरफ्तार हो जाते, धरसना जाते समय उनको पुलिस ने उठा लिया। अब अब्बास तैयब जी जो हैं इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। क्या हुआ, पुलिस ने इनको भी अरेस्ट कर लिया, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ गांधी जी जो हैं वो यरमदा जेल में दोबारा से बंद कर दिए गए, यरमदा जेल में दोबारा से बंद कर दिए गए, ये भी गिरफ्तार हो गए। अब आंदोलन का नेतृत्व कर रही है कौन, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू जो हैं वो 5000 आंदोलनकारियों के साथ धरसना पहुंच जाती हैं। सरोजनी नायडू 5000 क्रांतिकारियों के साथ धरसना पहुंच जाती हैं और यहाँ बड़ा प्रदर्शन करती हैं, जिन पर पुलिस
बड़ी क्रूरता से, जिन पर पुलिस जो है बड़ी क्रूरता से लाठियां चलाती है, बहुत ही निर्दयतापूर्वक इस आंदोलन को ख़त्म करती है। और इसका उल्लेख जो है प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने किया है। किसने किया है? वेब मिलर ने किया है। वेब मिलर ने किया है। दोबारा सुनो, बहुत इजी है, बहुत इजी है। गांधी जी ने दांडी से धरसना जाने का प्रयास किया। धरसना में सरकारी नमक कारखाना था। इस कारखाने को जो है तहस नहस करना है, इस पर जो है धावा बोलना है, इस उद्देश्य से गांधी जी ने आगे यात्रा प्रारंभ की। लेकिन 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में बंद कर दिया गया। उसके बाद इस आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया, लेकिन उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। फिर आंदोलनकारियों का नेतृत्व सरोजिनी नायडू कर रही थी और 5000 आंदोलनकारियों के साथ ये धरसना पहुंच जाती हैं, जहां पुलिस ने निर्दयतापूर्वक, जहां पुलिस ने बेरहमी से इस आंदोलन को कुचला और जो है इसका जो है डिस्क्रिप्शन, इसका जो है वर्णन वो अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने किया है। किसने किया है? वेब मिलर ने। तो इस बात को अब यहीं समाप्त करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो पूरे भारत में कैसे हुआ। अब हमारा ये टॉपिक है भारत में कैसे हुआ। तो सुनिएगा, इस आंदोलन को दक्षिण भारत में यानी साउथ इंडिया में जो चला रहे थे वो एक बड़े नेता थे, सी राजगोपालाचारी। कभी ये क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन IAS 2016 में आ चुका है कि दक्षिण भारत में इस आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन को कौन चला रहा था। तो दक्षिण भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन को सी राजगोपालाचारी चला रहे थे। कौन चला रहे थे? सी राजगोपालाचारी। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने तंजौर तट पर, और तंजौर कहाँ है? तमिलनाडु, तमिलनाडु के तंजौर तट पर इन्होंने बड़ी फेमस, जैसे गांधी ने साबरमती से दांडी तक की यात्रा की थी, वैसे ही इन्होंने त्रिचनापल्ली से वेदारण्य तक की यात्रा इन्होंने की थी। त्रिचनापल्ली से वेदारण्य तक की यात्रा सी राजगोपालाचारी ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दांडी तक ना छोड़िएगा प्लीज़, आप इसको भी पढ़िएगा। चलिए, फिर उसके बाद दूसरा एक व्यक्ति थे के केलप्पन। ये केलप्पन जो हैं ये भी साउथ इंडिया में इस आंदोलन को चला रहे थे, और इन्होंने जो है कालीकट से पेन्नानूर तक की यात्रा की थी। पेन्नानूर तक की यात्रा जो है इन्होंने की थी। के कल्पन ने कालीकट से पेन्नानूर तक की यात्रा की थी। थर्ड जो है वो था आपका उड़ीसा में, और उड़ीसा में कौन आंदोलन कर रहे थे? वो थे आपके गोपबंधु चौधरी, उनका नाम था गोपबंधु चौधरी। और इन गोपबंधु चौधरी ने कटक, पुरी और बालासोर यहाँ ये यात्राएं की थी। सुनिएगा, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। सुनिएगा दोबारा से, बहुत ईजी है। क्या जिस समय गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए दांडी यात्रा कर रहे थे, दांडी यात्रा आप सबको पता है 12 मार्च 1930 से प्रारंभ होती है, 12 मार्च 1930 से, और 5 अप्रैल 1930 तक चलती है। तो इस आंदोलन के दौरान साउथ इंडिया में सी राजगोपालाचारी ने तंजौर से तमिलनाडु तक, तंजौर के तट पर तमिलनाडु में त्रिचनापल्ली से वेदारण्य तक की यात्रा की। केरल में के कल्पन ने कालीकट से पेन्नानूर तक की यात्रा की, और उड़ीसा में
गोपबंधु चौधरी कटकपुरी और बालासोर में इन्होंने यात्राएं की। लेकिन ये यात्रा तो समुद्र के तट पर थी, यानी सागर के किनारे। अब ऐसे क्षेत्र जो सागर के किनारे स्थित नहीं है, वहाँ क्या किया जाए? तो ऐसे क्षेत्रों में बेटा इसको विभिन्न तरीकों से इसका विरोध किया गया। जैसे एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे बिहार में, सबसे पहले बिहार में चौकीदारी कर के खिलाफ। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रांत में वन कर के खिलाफ। उत्तर प्रदेश में, संयुक्त प्रांत में तो यहाँ तो नारा लगाया गया था, लगा न दो और कर न दो। बुंदेलखंड में तो महान डाकू थे जिनका नाम था, बुंदेलखंड में जो असहयोग आंदोलन को बढ़ावा दिया, उनका नाम था, वहाँ एक डाकू थे जिनका नाम था डाकू मंगल सिंह। इस तरह से इस आंदोलन को चलाया गया। और इस आंदोलन के लिए जो है बच्चों की जो एक सेना बनाई गई उसका नाम था बानर सेना, और लड़कियों की जो एक सेना बनाई गई उसका नाम था माजेरी सेना। ये बस बानर सेना ये बच्चों की थी और ये जो है लड़कियों की थी। सुनिएगा दोबारा से। गांधी जी ने जब सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया तो इस आंदोलन को तंजौर के तट पर तमिलनाडु में त्रिचनापल्ली से वेदारण्य तक सी राजगोपालाचारी, केरल के कालीकट से पेनानूर तक की यात्रा के कल्पन, उड़ीसा में गोपबंधु चौधरी कटकपुरी और बालासोर की यात्रा कर रहे थे। लेकिन जिन क्षेत्रों में सागर नहीं था वहाँ इनके विरोध का तरीका क्या अपनाया गया? बिहार में चौकीदारी करके खिलाफ, मध्य प्रदेश में वन करके खिलाफ, उत्तर प्रदेश में नारा लगाया गया लगान न दो कर न दो, यानी लगान के खिलाफ। बुंदेलखंड में इस आंदोलन को डाकू मंगल सिंह ने चलाया। बच्चों की इस आंदोलन में बानर सेना बनाई गई, बच्चों की जो सेना थी उसका नाम रखा गया बानर सेना, और लड़कियों की जो सेना बनाई गई वो थी माजेरी सेना। अब एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बचते हैं जिनका भी हम उल्लेख कर लेते हैं। इस आंदोलन को, इस टॉपिक का या हर टॉपिक का पीडीएफ जैसे ही आपको वीडियो लिंक मिलता है वैसे ही आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। आप सविनय अवज्ञा आंदोलन डालिएगा, टेलीग्राम से मिल जाएगा। तो इस आंदोलन को नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर स्टेट मतलब पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत, आज ये पाकिस्तान का हिस्सा है। यहाँ इस आंदोलन को खान बहादुर अब्दुल गफ्फार खान इस आंदोलन को पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में खान बहादुर अब्दुल गफ्फार खान साहब चला रहे थे। इन्हें हम लोग फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी भी कहते हैं। और इनके संगठन का नाम जो था वो था खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार जो है, इस शब्द का अर्थ होता है सर्वेंट्स ऑफ गॉड, यानी भगवान के नौकर। और इस संगठन के लोग जो हैं वो लाल कलर का कपड़ा पहनते थे, इसीलिए इसे लाल कुर्ती यानी रेड टी शर्ट या रेड शर्ट जो है संगठन कहा जाता है। लाल कुर्ती संगठन या रेड टी शर्ट संगठन जो है वो कहा जाता है।
यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में खान बहादुर अब्दुल गफ्फार खान जो है इस आंदोलन को चला रहे थे, जिन्हें हम लोग सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। इनके संगठन का नाम खुदाई खिदमतगार यानी खुदा के बंदे होता है। और ये लोग जो हैं रेड कलर का कपड़ा पहनते थे, इसीलिए इसे लाल कुर्ती संगठन के नाम से भी जाना गया है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये भी समझने की है कि ये पहले विदेशी नागरिक हैं, पहले विदेशी नागरिक हैं जिन्हें भारत रत्न का पुरस्कार मिला। ये हालांकि हमारे देश में अब तक सिर्फ 2 विदेशियों को भारत रत्न का पुरस्कार मिला है, एक तो यही हैं और दूसरे जो हैं आपके वो हैं नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला साहब साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, डेथ भी हो चुकी है और उनको जो है भारत रत्न का पुरस्कार मिल चुका है, 2 लोगों को मिला है। तो ये था आज का जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का व्यू। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ समझने को मिला होगा। बस इसके साथ ही मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। देखने के लिए, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।